शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वो होता है जो मैंने पहले बताया, वो एक ही तरह के कणों से बना होता है। इसमें कोई दूसरी चीज मिली नहीं होती और इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जैसे शुद्ध सोना, पानी या नमक। क्या आप इसका कोई और उदाहरण चाहते हैं? हाँ, 4-5 उदाहरण दें। हाँ बिल्कुल, जैसे तांबा, ऑक्सीजन, शुद्ध चीनी, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध पदार्थ कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये एक ही तरह के अणुओं से बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, हर अणु में हमेशा एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं जो एक खास तरीके से जुड़े रहते हैं। इसका यह निश्चित रासायनिक संगठन ही इसे शुद्ध पदार्थ बनाता है, मिश्रण नहीं। क्या आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं? इसका मतलब पानी, वाटर भी शुद्ध पदार्थ हुआ? हाँ बिल्कुल, पानी भी शुद्ध पदार्थ है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से बना होता है और हर अणु में हमेशा 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। क्या आप पानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अच्छा, तो ऐसे पदार्थ बताएं जो शुद्ध पदार्थ नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे हवा, ये कई गैसों का मिश्रण है। समुद्र का पानी, इसमें नमक और दूसरे खनिज मिले होते हैं। या फिर पीतल, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। क्या आप इनमें से किसी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हवा में भी तो कई किस्म की गैसें होती हैं, तो इसको शुद्ध पदार्थ क्यों नहीं कहते? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें होती हैं, लेकिन ये सब आपस में सिर्फ मिली हुई हैं, किसी रासायनिक संबंध में नहीं। इनका कोई निश्चित अनुपात भी नहीं होता। ये जगह के हिसाब से बदल सकता है। इसलिए हम हवा को मिश्रण कहते हैं, शुद्ध पदार्थ नहीं। क्या आप किसी और मिश्रण के बारे में जानना चाहते हैं? संतृप्त विलयन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें आप किसी खास तापमान पर और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घोल सकते। आसान भाषा में कहें तो जब आप पानी में चीनी घोलते हैं और एक समय बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है, तो वो बना हुआ घोल संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे कैसे बदला जा सकता है? उदाहरण दें संतृप्त विलयनों के। जैसे अगर आप एक ग्लास पानी में चीनी मिलाते रहें जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए, तो वो बना हुआ घोल संतृप्त विलयन कहलाएगा। एक और उदाहरण है सोडा वाटर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुली रहती है जब तक वो और घुलना बंद ना हो जाए। क्या आप कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन, जिसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, वो होता है जिसमें आप उसी तापमान पर और अधिक विलेय पदार्थ घोल सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर आपने पानी में थोड़ी चीनी डाली है और वो घुल गई है और आप उसमें और चीनी डालना चाहते हैं, तो वो बना हुआ घोल असंतृप्त कहलाएगा। क्या आप इसका कोई और उदाहरण चाहते हैं? हाँ, और उदाहरण दें। ठीक है, जैसे अगर आप एक ग्लास पानी में थोड़ी चीनी डालते हैं और वो घुल जाती है और आप उसमें और चीनी मिक्स करना चाहते हैं, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। या फिर बिना गैस वाला पानी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी तरह से घुली नहीं होती। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव या गैस से ठोस कण, जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं, बनते हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई पदार्थ अपनी संतृप्त अवस्था से ठंडा होता है या विलायक कम हो जाता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण देखना चाहते हैं? इसके बारे में और डिटेल में बताएं। क्रिस्टलीकरण का मतलब यह है कि जब कोई चीज, जैसे पानी में घुली चीनी, अपने संतृप्त स्तर से ऊपर चली जाती है, तो अतिरिक्त चीनी फिर से ठोस कणों के रूप में अलग हो जाती है। ये कण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जुड़ते हैं, जिससे उनकी विशिष्ट आकृतियां बनती हैं, जिन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं। जैसे जब आपने मीठे पानी से मिश्री बनते देखा होगा। क्या आप इस प्रक्रिया के कुछ औद्योगिक उपयोग जानना चाहते हैं? हाँ, बताएं।
औद्योगिक स्तर पर क्रिस्टलीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल चीनी, नमक और दवाइयों के शुद्ध रूप बनाने में होता है। रासायनिक उद्योगों में पदार्थों को अलग और शुद्ध करने के लिए भी इसे अपनाते हैं। क्या आप किसी खास उद्योग के बारे में जानना चाहते हैं? क्रिस्टलीकरण किन किन उद्योगों में इस्तेमाल होता है? क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, जैसे चीनी उद्योग में चीनी बनाने, नमक उद्योग में नमक शुद्ध करने और दवाई उद्योग में दवाइयों के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाने में। इसके अलावा रासायनिक उद्योगों, उर्वरक उद्योग और यहाँ तक कि पानी के ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या आप किसी खास उद्योग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी मिश्रणों को अलग करने की एक विधि है। इसमें हम मिश्रण को एक द्रव या गैस के साथ एक स्थिर पदार्थ के ऊपर से गुजारते हैं। मिश्रण के अलग अलग घटक अलग अलग गति से चलते हैं, जिससे वे अलग अलग हो जाते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण देखना चाहते हैं? हाँ, उदाहरण बताएं। जैसे अगर आप एक स्याही की एक बूंद को एक फिल्टर पेपर पर डालते हैं और पेपर के निचले हिस्से को पानी में छूते हैं, तो पानी पेपर पर ऊपर चढ़ता है और स्याही के अलग अलग रंगों को अलग कर देता है। क्या आप क्रोमैटोग्राफी का कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? हाँ, एक और उदाहरण दें। जरूर। एक और उदाहरण है जैसे पौधों की पत्तियों के पिगमेंट को अलग करना। अगर आप पत्ती को कुचलकर उसके रसायनों को एक क्रोमैटोग्राफी पेपर पर डालते हैं और उसे एक खास विलायक में रखते हैं, तो अलग अलग पिगमेंट पेपर पर अलग अलग दूरी तक चलते हैं, जिससे वे अलग हो जाते हैं। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? इस प्रक्रिया से क्या फायदा होता है? क्रोमैटोग्राफी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत ही संवेदनशील विधि है, जिससे मिश्रण के छोटे से छोटे घटकों को भी अलग किया जा सकता है। इससे हमें पदार्थ की शुद्धता का पता चलता है और अज्ञात पदार्थों की पहचान करने में मदद मिलती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका किसी खास उद्योग में क्या उपयोग है? कोई उदाहरण के साथ बताएं। उदाहरण के तौर पर खाद्य उद्योग में क्रोमैटोग्राफी का उपयोग रंगों, स्वादों और संरक्षकों की शुद्धता जांचने के लिए किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कोई हानिकारक मिलावट ना हो। या फिर फोरेंसिक साइंस में इसका उपयोग खून या कपड़े के नमूनों में पदार्थों की पहचान करने और अपराधियों को पकड़ने में होता है। क्या आप किसी और उद्योग के बारे में जानना चाहते हैं? कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच समान रूप से बिखरे रहते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को बिखेर सकें, लेकिन इतने छोटे कि वे समय के साथ नीचे न बैठें, जैसे दूध, धुआं या जेली। क्या आप इसके कुछ और उदाहरण चाहते हैं? किसी मिश्रण को हम कोलॉइड कब कह सकते हैं? किसी मिश्रण को कोलॉइड तब कहा जाता है जब उसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में बिखरे रहते हैं, लेकिन ये कण इतने छोटे होते हैं कि वे नीचे ना बैठें। कोलॉइडल कणों का आकार आमतौर पर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और वे प्रकाश को बिखेर सकते हैं, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या आप इसका कोई और उदाहरण चाहते हैं? दूसरा उदाहरण दें। हाँ बिल्कुल। जैसे कोहरा, ये हवा में बारीक पानी की बूंदें हैं। या फिर दूध, इसमें पानी में घुली चर्बी के छोटे कण होते हैं। क्या आप कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? हाँ, और उदाहरण दें कोलॉइड के। हाँ बिल्कुल। जैसे जेली, ये पानी में ठोस प्रोटीन कणों का बिखरना है। या फिर पेंट, इसमें द्रव में ठोस रंजक कण होते हैं। क्या आप कोलॉइड के किसी खास प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, बताएं।
हाँ बताएं। कोलाइड के कई प्रकार होते हैं, जैसे इमल्शन, जब दो द्रव आपस में बिखरे रहते हैं जैसे दूध, या फिर सॉल, जब ठोस द्रव में बिखरा रहता है जैसे पेंट। क्या आप किसी खास प्रकार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु, जैसा कि नाम से पता चलता है, वो दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और एक अधातु का मिश्रण होता है। इन्हें पिघलाकर मिलाया जाता है ताकि ठोस बनने पर एक साथ रह सके। ऐसा धातु के गुणों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जैसे मजबूती बढ़ाना या जंग लगने से बचाना। क्या आप कोई उदाहरण चाहते हैं? हाँ उदाहरण दें। जरूर। सबसे कॉमन उदाहरण है पीतल। ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। एक और उदाहरण है स्टील, जो लोहे और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे वो और मजबूत बनता है। क्या आप और कोई उदाहरण देखना चाहते हैं? बताएं, उदाहरण दें। हाँ बिल्कुल। जैसे स्टेनलेस स्टील, जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है, जिससे इसमें जंग नहीं लगता। और एक और उदाहरण है कांसा, जो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव तब होता है जब प्रकाश किसी कोलॉइडल कणों से होकर गुजरता है और बिखर जाता है। इसकी वजह से प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण में धूल के कण दिखना या धुंध में हेडलाइट का प्रकाश दिखना। क्या आप इसका कोई और उदाहरण चाहते हैं? हाँ और बताएं, उदाहरण दें। जरूर। एक और उदाहरण है जैसे जंगल में पेड़ों के बीच से सुबह की धूप का आना। आप देखेंगे कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जाती हैं, क्योंकि धूल के कण प्रकाश को बिखेर देते हैं। क्या आप टिंडल प्रभाव का कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रभाव क्यों कहा गया? ये नाम भौतिक विज्ञानी जॉन टिंडल के सम्मान में रखा गया था, जिन्होंने इस प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया था। क्या आप टिंडल प्रभाव के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? इस प्रभाव को जानकर हमें क्या फायदा हुआ? टिंडल प्रभाव को जानकर हमें बहुत फायदे हुए हैं। इससे हम कोलाइडल मिश्रणों और शुद्ध विलयनों के बीच का अंतर समझ पाते हैं। इसका उपयोग हवा या पानी में मौजूद प्रदूषण और बारीक कणों का पता लगाने और यहाँ तक कि दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता जांचने में भी होता है। क्या आप किसी खास उपयोग के बारे में जानना चाहते हैं? ये सब कैसे पता लगाया जाता है इस टिंडल प्रभाव के आधार पर? मूलभूत रूप से जब हम प्रकाश की किरण को किसी कोलॉइडल मिश्रण से गुजारते हैं, तो टिंडल प्रभाव के कारण वो बिखर जाता है और हमें उसका रास्ता दिखाई देता है। शुद्ध विलयन में ऐसा नहीं होता। इसी का उपयोग करके हम जान सकते हैं कि कोई पदार्थ शुद्ध द्रव है या उसमें कोई कण मिले हुए हैं। क्या आप इसका कोई बारीक उदाहरण और देखना चाहते हैं? हाँ और दें। जैसे वायु प्रदूषण को मापने में टिंडल प्रभाव का उपयोग धूल कणों की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जितनी ज्यादा रोशनी बिखरेगी, प्रदूषण उतना ही अधिक होगा। क्या आप कोई और तरीका जानना चाहते हैं? हाँ और भी बताएं। जरूर। जैसे दवाइयों बनाने में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बाहरी कण उसमें मौजूद नहीं है, टिंडल प्रभाव का उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है। एक द्रव दवा को रोशनी के सामने रखा जाता है और अगर वो चमक पैदा नहीं करती तो उसे शुद्ध माना जाता है। क्या आप कोई और उदाहरण चाहते हैं? सौंदर्य प्रसाधनों में टिंडल प्रभाव से क्या चेक कर सकते हैं? सौंदर्य प्रसाधनों में टिंडल प्रभाव का उपयोग क्रीम, लोशन और जेल में बारीक कणों का पता लगाने में होता है। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि वे उत्पाद पूरी तरह से चिकने और समान रूप से बने हों, जो त्वचा पर अच्छी तरह से फैले। क्या आप सौंदर्य प्रसाधनों के किसी खास प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं? सभी प्रकार के बारे में बताएं। सौंदर्य प्रसाधनों में कोलॉइड के कई प्रकार होते हैं।
जैसे क्रीम और लोशन अक्सर इमल्शन होते हैं जिनमें पानी में तेल के बारीक कण बिखरे रहते हैं। जेल जो होते हैं वे ठोस पदार्थ का द्रव में मिश्रण होता है जो उन्हें गाढ़ापन देता है, और स्प्रे में द्रव के कण हवा में फैले रहते हैं। क्या आप किसी खास प्रकार के बारे में और जानना चाहते हैं? निलंबन सस्पेंशन क्या होते हैं? निलंबन या सस्पेंशन वो मिश्रण होता है जिसमें ठोस कण द्रव में पूरी तरह से घुलते नहीं बल्कि बस बिखरे रहते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें आंखों से देख सकते हैं, और अगर आप उन्हें कुछ देर तक छोड़ दें तो वे नीचे बैठ जाते हैं, जैसे पानी में मिली मिट्टी या चौक और पानी का मिश्रण। क्या आप इसका कोई और उदाहरण चाहते हैं? हाँ, और उदाहरण दे। जरूर, जैसे पानी में मिला आटा या फिर गंदा पानी जिसमें मिट्टी के कण हो, ये सब निलंबन के उदाहरण हैं। फलों का जूस जिसमें पल्प हो, वो भी निलंबन का एक उदाहरण है। क्या आप कुछ और उदाहरण चाहते हैं? विलयन क्या होता है? विलयन या सॉल्यूशन वो मिश्रण होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में पूरी तरह से घुलने से बनता है। इसमें विलेय पदार्थ जैसे नमक या चीनी विलायक पदार्थ जैसे पानी में समान रूप से मिल जाता है और हमें एक ही परत दिखाई देती है। क्या आप कुछ उदाहरण चाहते हैं? विलयन, कोलॉइड और निलंबन में क्या अंतर है? विलयन, कोलॉइड और निलंबन में मुख्य अंतर कणों के आकार और वे कैसे बिखरे रहते हैं उस पर होता है। विलयन में कण बहुत छोटे होते हैं और पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे नमक या चीनी का पानी। कोलॉइड में कण थोड़े बड़े होते हैं पर नीचे नहीं बैठते, जैसे दूध या कोहरा। और निलंबन में कण काफी बड़े होते हैं और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं, जैसे पानी में मिट्टी। क्या आप कोई और अंतर जानना चाहते हैं? हाँ, कम से कम 5 अंतर दें इन तीनों में, विलयन, कोलॉइड और निलंबन में 5 अंतर। ठीक है, 5 अंतर बताता हूँ। पहला, कणों का आकार। विलयन में सबसे छोटे, कोलॉइड में थोड़े बड़े और निलंबन में सबसे बड़े। दूसरा, दिखने में। विलयन पारदर्शी, कोलॉइड पारभासी और निलंबन अपारदर्शी होता है। तीसरा, टिंडल प्रभाव। कोलॉइड दिखाता है, विलयन और निलंबन नहीं। चौथा, नीचे बैठना। सिर्फ निलंबन के कण नीचे बैठते हैं, बाकी नहीं। और पांचवा, पृथक्करण। निलंबन को साधारण तरीकों से अलग किया जा सकता है, विलयन और कोलॉइड को नहीं। क्या आप कोई और अंतर जानना चाहते हैं? दोबारा बताएं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। पहला, कणों का आकार। विलयन में सबसे छोटे, कोलॉइड में थोड़े बड़े और निलंबन में सबसे बड़े। दूसरा, दिखने में। विलयन पारदर्शी, कोलॉइड पारभासी और निलंबन अपारदर्शी। तीसरा, टिंडल प्रभाव। सिर्फ कोलॉइड दिखाता है, बाकी नहीं। चौथा, नीचे बैठना। सिर्फ निलंबन के कण बैठते हैं, बाकी नहीं। और पांचवा, पृथक्करण। निलंबन को साधारण तरीकों से अलग किया जा सकता है, बाकी नहीं। क्या आप और कोई अंतर जानना चाहते हैं? समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण, जिसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, वो होता है जिसमें सभी घटक समान रूप से मिले रहते हैं और आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, जैसे पानी में नमक। विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिक्सचर में घटक अलग अलग दिखाई देते हैं और समान रूप से नहीं मिले रहते, जैसे बालू और पानी। क्या आप इनके कुछ और उदाहरण चाहते हैं? हाँ, और उदाहरण दे। जरूर। समांगी मिश्रण के और उदाहरण में सोडा वाटर, हवा, पीतल और यहाँ तक कि मिश्र धातुएं शामिल हैं। विषमांगी मिश्रण में जैसे पिज्जा, सलाद या मिट्टी और पानी का मिश्रण, जहां घटक साफ तौर पर अलग दिखते हैं। क्या आप किसी खास मिश्रण के बारे में जानना चाहते हैं? विलेयता क्या होती है? विलेयता, जिसे सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं, उसकी परिभाषा यह है कि किसी निश्चित तापमान पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में कोई विलेय पदार्थ ज्यादा से ज्यादा कितना घुल सकता है ताकि एक संतृप्त विलयन बन सके। आसान भाषा में कहें तो ये चीनी या नमक की वो क्षमता है जो पानी में घुलने के लिए होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये किन बातों पर निर्भर करती है? इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएं।
Solubility is the maximum amount of solute, like sugar or salt, that can dissolve in a specific amount of solvent, like water, at a given temperature. It's like its capacity to hold something. हिंदी में विलेयता वो अधिकतम मात्रा होती है जो किसी विलेय जैसे चीनी या नमक किसी विलायक जैसे पानी में एक निश्चित तापमान पर घुल सकती है। ये उसकी किसी चीज को पकड़ने की क्षमता जैसी है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में? क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल, जिसे हिंदी में स्फटिक भी कहते हैं, एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है जिसके अंदर के कण, परमाणु या अणु एक बहुत ही व्यवस्थित और दोहराए गए पैटर्न में जुड़े रहते हैं। इस खास संरचना की वजह से क्रिस्टल की अक्सर चमकदार और समतल सतहें होती हैं जिनका खास ज्यामितीय आकार होता है, जैसे नमक के दाने, बर्फ के टुकड़े या हीरे। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अलग अलग पदार्थों के अलग अलग क्रिस्टलों के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, हर पदार्थ के क्रिस्टल अलग आकार और संरचना के होते हैं। जैसे नमक के क्रिस्टल घन के आकार के होते हैं, जबकि बर्फ के हेक्सागोनल होते हैं, यानी 6 कोनों वाले। हीरा एक खास तरह का क्रिस्टल बनाता है जिसे डायमंड लैटिस कहते हैं, और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल प्रिज्म और पिरामिड जैसे दिख सकते हैं। क्या आप किसी खास क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हैं? आसवन क्या होता है? आसवन एक प्रक्रिया है जिससे हम किसी द्रव मिश्रण को उसके घटकों में अलग करते हैं। इसमें पहले मिश्रण को उबाला जाता है ताकि वो वाष्प बन जाए, फिर उस वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव बनाया जाता है। अलग अलग घटकों के क्वथनांक भिन्न होने के कारण वे अलग हो जाते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण चाहते हैं? उदाहरण द्वारा बताएं। जैसे अगर आप पानी और नमक के मिश्रण को उबालें तो पानी वाष्प बन जाता है, लेकिन नमक नीचे ही रह जाता है। फिर आप उस वाष्प को इकट्ठा करके ठंडा करें तो आपको शुद्ध पानी मिल जाता है। इसी तरह से कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल वगैरह भी अलग किए जाते हैं। क्या आप और कोई उदाहरण देखना चाहते हैं? आसवन कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से आसवन कई प्रकार का होता है, जैसे साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, भाप आसवन और निर्वात आसवन। इन्हें मिश्रण के घटकों के गुणों के आधार पर चुना जाता है। क्या आप इनमें से किसी एक के बारे में और जानना चाहते हैं? इंग्लिश में भी बताते जाएं। Sure. Distillation is primarily categorized into simple distillation, fractional distillation, steam distillation, and vacuum distillation. They are chosen based on the properties of the components in the mixture. Would you like to learn more about one of these? अब हिंदी में आसवन मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है, जैसे साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन और निर्वात आसवन। इन्हें मिश्रण के घटकों के गुणों के आधार पर चुना जाता है। क्या आप इनमें से किसी एक के बारे में और जानना चाहते हैं? इन सभी प्रकार के डिस्टिलेशन में क्या अंतर है? इन सब में मुख्य अंतर इस बात पर है कि मिश्रण के घटकों के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट्स कितने अलग हैं। साधारण आसवन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब क्वथनांकों में बड़ा अंतर हो। प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग तब करते हैं जब क्वथनांक पास पास हो। भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन का उपयोग तब किया जाता है जब पदार्थ अधिक तापमान पर खराब हो सकते हैं, जैसे आवश्यक तेल। और निर्वात आसवन वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल तब होता है जब पदार्थों के क्वथनांक बहुत ऊंचे हों, ताकि उन्हें कम तापमान पर उबाला जा सके। क्या आप किसी खास प्रकार के बारे में और जानना चाहते हैं? इन्हीं के बारे में और डिटेल में बताएं, इनके यूज बताएं। साधारण आसवन का इस्तेमाल अक्सर पानी को शुद्ध करने या कुछ खास रसायनों को अलग करने में होता है जब उनके क्वथनांकों में काफी फर्क हो, जैसे समुद्री पानी से नमक अलग करना। प्रभाजी आसवन का उपयोग बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, जहां कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरी चीजें अलग की जाती हैं जिनके क्वथनांक थोड़े पास पास होते हैं। भाप आसवन का इस्तेमाल आमतौर पर आवश्यक तेलों जैसे लैवेंडर या गुलाब के तेल को निकालने में होता है, क्योंकि वे अधिक तापमान पर खराब हो सकते हैं। और निर्वात आसवन का उपयोग दवाइयों, रसायनों या ऐसे पदार्थों के लिए किया जाता है जो बहुत ऊंचे क्वथनांक पर उबलते हैं और तापमान बढ़ने पर टूट सकते हैं। वैक्यूम कम करने पर वे कम तापमान पर उबलने लगते हैं। क्या आप इनमें से किसी एक का और विस्तृत उपयोग जानना चाहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्या होता है?
ऊर्ध्वपातन या वो प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है और वाष्प ठंडा होने पर सीधे ठोस में बदल जाता है, जैसे कपूर या सूखी बर्फ। क्या आप इसका कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ में सब्लिमेशन हो रही हो? ये आमतौर पर तब पता चलता है जब कोई ठोस पदार्थ बिना पिघले यानी द्रव बने सीधे गायब होने लगता है या वाष्प में बदलने लगता है। आप देख सकते हैं कि ठोस का आकार कम हो रहा है या उससे गैस निकल रही है, पर कोई तरल पदार्थ नहीं बन रहा। क्या आप इसका कोई खास उदाहरण देखना चाहते हैं? कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड या यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ने से बनते हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जैसे पानी H2O जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, या नमक NaCl जो सोडियम और क्लोरीन से बना है। क्या आप कुछ और उदाहरण चाहते हैं? क्या कंपाउंड की मात्रा फिक्स होती है? हाँ, कंपाउंड में मौजूद तत्वों का अनुपात हमेशा फिक्स होता है। अगर ये अनुपात बदल जाता है तो वो एक अलग कंपाउंड बन जाता है। क्या आप कोई उदाहरण चाहते हैं? कितने प्रकार के कंपाउंड हैं? कंपाउंड्स को कई तरह से बांटा जा सकता है। एक आम तरीका है उन्हें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बांटना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आमतौर पर कार्बन होता है, जैसे चीनी या मीथेन, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जरूरी नहीं, जैसे पानी या नमक। क्या आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं? 10 कंपाउंड के नाम बताएं। हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ सामान्य उदाहरण हैं: पानी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी, बेकिंग सोडा, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आप इनमें से किसी खास कंपाउंड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है, आमतौर पर सल्फर या सल्फाइड अयस्कों के ऑक्सीकरण से। आप इसे हार्डवेयर स्टोर से ड्रेन ओपनर या बैटरी एसिड के रूप में खरीद सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही संक्षारक होता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। क्या आपको ये किसी खास काम के लिए चाहिए? विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है? विलायक और विलेय मिलकर एक विलयन यानी सॉल्यूशन बनाते हैं। विलायक वो पदार्थ होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है और दूसरे पदार्थ को घोलता है, जैसे पानी। और विलेय वो पदार्थ होता है जो कम मात्रा में होता है और विलायक में घुलता है, जैसे नमक या चीनी। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? यथार्थ विलयन ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? यथार्थ विलयन, जिसे ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में पूरी तरह से घुल जाते हैं और बहुत छोटे, लगभग 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं और स्थिर रखने पर नीचे नहीं बैठते, जैसे चीनी का पानी या नमक का पानी। क्या आप इसके कुछ और उदाहरण चाहते हैं? इसके बारे में डिटेल में बताएं। यथार्थ विलयन में विलेय पदार्थ के कण विलायक में पूरी तरह से बिखर जाते हैं और बहुत छोटे होने के कारण वे प्रकाश को बिखेरते नहीं, इसलिए वे टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। वे स्थिर रहने भी नीचे भी नहीं बैठते, जिसका मतलब यह है कि यह एक स्थायी मिश्रण होता है। आप इन्हें किसी भौतिक तरीके जैसे फिल्टर पेपर से छानकर अलग नहीं कर सकते। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में? पृथक्कारी कीप क्या होता है? पृथक्कारी कीप, जिसे सेपरेटिंग फनल भी कहते हैं, एक कांच का उपकरण होता है जिसका उपयोग हम दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए करते हैं, ऐसे द्रव जो आपस में मिलते नहीं, जैसे पानी और तेल। इसमें एक स्टॉपकॉक लगा होता है जिससे आप भारी द्रव को बूंद बूंद करके नीचे गिराकर अलग कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे काम करता है? निथारना या डिकेंटेशन क्या होता है?
नितारना या डिकेंटेशन वो प्रक्रिया है जिससे हम अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करते हैं। इसमें पहले मिश्रण को कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है ताकि ठोस कण नीचे बैठ जाएं। फिर ध्यान से ऊपर के द्रव को किसी दूसरी जगह पलट दिया जाता है, जैसे गंदे पानी को थोड़ी देर रखने पर नीचे मिट्टी बैठना और ऊपर का पानी अलग करना। क्या आप इसका कोई और उदाहरण चाहते हैं? इंग्लिश में बताएं। Decantation is the process of separating a liquid from a solid that has settled at the bottom by carefully pouring off the liquid, like when you let muddy water sit so the mud stays at the bottom and you can pour off the cleaner water on top. Does that make sense? Want another example? सेपरेशन, पृथक्करण क्या होता है? Separation is the process of dividing a mixture into its individual components. This can be done using different methods depending on the properties of the substances, like filtering, distilling, or using magnets. Like separating sand from water. Does that make sense? Want a specific example? हिंदी में भी बताएं। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिससे हम किसी मिश्रण को उसके घटकों में अलग करते हैं। ये अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसे हैं, जैसे छानना, आसवन या चुंबक का उपयोग करना, जैसे पानी और रेत को अलग करना। क्या आप कोई खास उदाहरण चाहते हैं? मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या कंपाउंड भौतिक रूप से मिले रहते हैं, लेकिन वे रासायनिक रूप से जुड़े नहीं होते। खास बात यह है कि मिश्रण में उनके घटकों के गुण मौजूद रहते हैं और आप उन्हें भौतिक तरीकों से अलग कर सकते हैं, जैसे नमक और रेत का मिश्रण। क्या आप कुछ उदाहरण चाहते हैं? पेट्रोल और मिट्टी का तेल, जो कि आपस में घुलनशील हैं, के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण जिनमें क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है, उन्हें अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करेंगे। इस प्रक्रिया में मिश्रण को उबाला जाता है, जिससे पेट्रोल पहले वाष्प बनता है क्योंकि उसका क्वथनांक कम है। फिर उस वाष्प को ठंडा कर अलग कर लिया जाता है और मिट्टी का तेल पीछे रह जाता है। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम बताएं। पहला, दही से मक्खन। दूसरा, समुद्री जल से नमक। तीसरा, नमक से कपूर। पहला, दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूजेशन का उपयोग करते हैं। दूसरा, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण, जिसे एवेपोरेशन कहते हैं, वो विधि अपनाई जाती है। तीसरा, नमक से कपूर अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप इनमें से किसी विधि के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? डिटेल में बताएं कि कैसे अलग होता है। दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रण मशीन का उपयोग करते हैं। ये मशीन बहुत तेज घूमती है, जिससे भारी पदार्थ बाहर की ओर धकेले जाते हैं और मक्खन जो हल्का होता है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए पानी को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। धूप की गर्मी से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक पीछे रह जाता है। नमक से कपूर अलग करने के लिए कपूर को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन विधि से निकाला जाता है। जब मिश्रण को गर्म किया जाता है तो कपूर ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है और नमक नीचे ही रह जाता है। क्या आप इनमें से कुछ और जानना चाहते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि से किन प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण विधि से खासतौर पर ठोस पदार्थों के उन मिश्रणों को अलग किया जा सकता है जो किसी विलायक में घुले होते हैं और उनकी विलेयता में अंतर होता है। जब मिश्रण को ठंडा किया जाता है तो जिस पदार्थ की विलेयता कम होती है वो सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है, जबकि दूसरा पदार्थ विलायक में ही रहता है, जैसे मीठे पानी से चीनी अलग करना। क्या आप इसका कोई और उदाहरण चाहते हैं? एक संतृप्त विलयन